हम लोग देख रहे हैं ये एनसीईआरटी सार संग्रह ज्योग्राफी का देख रहे हैं। भारत का भूगोल, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट देख रहे हैं। ये पुस्तक जो एनसीईआरटी सार संग्रह है, महेश कुमार बरुनवाल सर की, उसी से कर रहे हैं। ये 2025 का अपडेटेड वर्जन है, जो कि इसमें कुछ कुछ जो अपडेट अभी तक का है उस ये शामिल किया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन फॉर्मेट में ही इस पुस्तक को बनाया गया है, तो उसी हिसाब से सारे मतलब पीसीएस और आईएएस का जो अभी तक का क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उस तरह से संग्रह ही किया गया है, तो उसी हिसाब से कि उस पुस्तक को बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर 3 है, ठीक है, और 2 पार्ट पहले आ चुका है, उसको आप देख सकते हैं। और ये 3 पार्ट है और प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, इसको आप देख लेंगे, कर लेंगे। 2025 का अपडेटेड वर्जन है, इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मानसून देख रहे थे हम लोग, वहीं जहाँ से छोड़ा था हमने वहीं से स्टार्ट करेंगे। भारत में मानसून देखिए 1 जून को प्रवेश करता है मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए इस तरह से केरल में टच करता है 1 जून को, और ऐसे प्रवेश करते हुए ये नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में भी पहुंचता है, और फिर 5 जून को देखिए यहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है। और 10 जून होते होते देखिए यहाँ महाराष्ट्र वाले एरिया से ऐसे प्रवेश करते हुए उड़ीसा, कोलकाता, पटना, ये बिहार में भी 10 जून तक पहुंच जाता है। और देखिए यहाँ पे फिर 15 जून ये इधर गुजरात, मध्य प्रदेश, ऐसे ये सब एरिया में पहुंच जाता है। और 1 जुलाई इधर, और फिर 15 जुलाई तक लगभग पूरे भारत तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये मानसून का विस्तार है किस तरह से। और इधर देखिए मई वाले में 25 मई तक ये इधर श्रीलंका वाले एरिया से इधर पहुंचता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से रखें, वो करेंगे। और सबसे पहले कहाँ, तो 1 जून को पहुंचता है दक्षिण पश्चिम मानसून, कहाँ, तो केरल तट पर, ठीक है। टकराता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है, तो कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है किससे, तो ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के बाद होने वाली मानसून पूर्व की बौछार से, जो कि कर्नाटक में होती है, ठीक है। पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। कॉफी वर्षा एवं से चेरी ब्लॉसम का संबंध ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के बाद होने वाली मानसून पूर्व बौछार से कर्नाटक में होता है। आम्र वर्षा, मैंगो सावर बोलते हैं, ठीक है। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है, तो केरल एवं तटीय कर्नाटक से संबंधित है। आम्र वर्षा या मैंगो सावर किस राज्य से संबंधित है, तो केरल और तटीय कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय कब से कब तक है, तो जून से सितंबर तक है। दक्षिण पश्चिम मानसून का सामान्यतः कब से कब तक, तो जून से सितंबर तक है, ठीक है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक है, तो जून से सितंबर तक है, ध्यान रखेंगे इसको। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है। 1 जून को केरल में आती है, कई बार थोड़ा पहले भी आती है, कई बार थोड़ा लेट भी आती है, लेकिन ऐसे डेट 1 जून को होता है, ठीक है। केरल तट पर टकराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार पर होती है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो छोटा नागपुर पठार पर होती है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तो नवंबर दिसंबर जो है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं, नवंबर दिसंबर। जब लौटती हुई मानसून से इधर से जब देखिए उत्तर पूर्वी मानसून जब इस तरह से लौटती है, ऐसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र ऐसे, तो तमिलनाडु में यहाँ पे तमिलनाडु पे वर्षा होती है, ठीक है। उत्तर पूर्वी जब लौटती हुई मानसून होती है उस समय नवंबर दिसंबर सामान्य। यहाँ पे तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन सा है, तो नवंबर दिसंबर है, काफ़ी बार पूछा जाता है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं लाल नीनो आदि
भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक हैं। कौन कौन से? तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीनो आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु है। कोरोमंडल तट पे तमिलनाडु। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान में होती है 200 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। ठीक है, मतलब कि 200 मिलीमीटर मतलब कि 20 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण ऐसा होता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। ठीक है, भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है मानसून के प्रस्फोट के लिए भारत में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखते हैं थोड़ा, भारत में वर्षा का वितरण देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। ठीक है, किस तरह से भारत में डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है वर्षा का। देखिए, भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होता है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं जो निम्न है। ठीक है, क्या क्या है क्षेत्रीय भिन्नताएं? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत में? तो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और मध्यम वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मध्यम वर्षा के क्षेत्र गुजरात के दक्षिण भाग, मध्यम वर्षा के क्षेत्र गुजरात के दक्षिण भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ठीक है, और न्यून वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? तो न्यून वर्षा के क्षेत्र हैं कौन कौन से? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। देखिए, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये न्यून वर्षा के क्षेत्र से जहाँ की हरित क्रांति लाया गया था। ठीक है, सिंचाई का व्यवस्था कर करके। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब न्यून वर्षा के क्षेत्र हैं। कौन कौन से? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? तो अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र हैं प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों, अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो रीजन व लद्दाख और
पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में जैसे विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो रीजन व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जेट स्ट्रीम के बारे में देखते हैं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांश में धरातल से 12 किलोमीटर पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। और देखिए, भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो निम्नतम हैं देख लिए हम लोग इसको। ठीक है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना? तो लगभग 125 सेंटीमीटर, मतलब ऐसे कहीं कहीं दिया है कि 112 सेंटीमीटर 111 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे दिया है 125 सेंटीमीटर के आसपास होती है वर्षा भारत में। नेक्स्ट देखते हैं मृदा के बारे में, देखते हैं सॉइल के बारे में। भारत में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भारत की मृदाओं का वर्गीकरण किस प्रकार है? तो उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर मृदा का वर्गीकरण है। कौन कौन सी मृदा है भारत में वो देख लेते हैं। तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा और शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। ठीक है, वन मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और देखते हैं डिटेल्स इसके बारे में। मृदा, सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ फर्श, फ्लोर होता है। ठीक है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़, एलुवियल या कछारी मृदा पाई जाती है। ये ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़, एलुवियल या फिर इसी को बोलते हैं कछारी मृदा। और रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा के नाम से जाना जाता है। काली या कपासी मृदा भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में कपास का उत्पादन अधिक होता है। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा या काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो मालवा पठार में काली मृदा की अधिकता है। ठीक है, काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि स्वतः जुताई वाली मृदा कौन सी है? तो काली मृदा ही है। ठीक है, काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ध्यान रखेंगे इसको। लैटेराइट मृदा, लैटेराइट सॉइल मुख्यतः किन राज्यों में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है लैटेराइट मृदा? तो केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में पाया जाता है लैटेराइट मृदा। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में।
लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर या इनफर्टाइल होती जा रही है? तो वो है लैटेराइट मृदा। लोहे की अधिक मात्रा के कारण पूछा जाता है बार बार, ठीक है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर या इनफर्टाइल होती जा रही है? तो लैटेराइट मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा की क्षारीयता एल्केलाइन को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लैटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है लैटेराइट मृदा? तो मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे इसको। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट में सबसे कम जल धारण क्षमता होती है, ठीक है, बलुई दोमट मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो सबसे अधिक जल किस प्रकार के मृदा में? तो चिकनी मृदा में मिलता है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो चिकनी मृदा से प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है काफी बार। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो दलहनी फसलें उगाई जाती हैं मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए, दलहनी फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो अवनालिका अपरदन, गुली इरोजन से हुआ है। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो अवनालिका अपरदन या गुली इरोजन से हुआ है। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो लैटेराइट मृदा उपयुक्त है चाय बागानों के लिए। ध्यान रखेंगे कि चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो लैटेराइट मृदा। और दोमट मिट्टी एलुवियल सॉइल में कौन से कण पाए जाते हैं? ये भी पूछा जाता है कि दोमट मृदा या एलुवियल सॉइल में कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृतिका और रेत। सिल्ट, क्ले और सैंड, मतलब गाद, मृतिका और रेत, ये दोमट मृदा में कण पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो जस्ता की कमी है। ये भी काफी बार पूछा जाता है कि भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो जस्ता की सर्वाधिक कमी है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है क्या? तो बांगर कहलाती है। पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय एसिडिक मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम या चूना का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम या चूना का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है, ठीक है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। ध्यान रखेंगे इसको। जैव मृदा का रंग, ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय व फेरम आयरन के कारण। जैव मृदा या ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण होता है। अम्लीय व फेरस आयरन के कारण जैव मृदा का रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान की मृदा किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान की मृदा में, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा डेजर्ट सॉइल में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। मरुस्थलीय या डेजर्ट सॉइल में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन को किस प्रकार रोका जा सकता है? मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वनारोपण द्वारा, ठीक है। वनारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ध्यान रखेंगे इसको। पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति देखते हैं कि पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति
पीएच मान, मिट्टी की प्रकृति, क्रम देख लेते हैं। 1 से 6 अगर पीएच मान है तो अम्लीय मिट्टी होगा, और 7 क्या है, अगर 7 पीएच मान है किसी मृदा का तो उदासीन मिट्टी होगा। ठीक है, और 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय मिट्टी होगा, अल्केलाइन होगा। ध्यान रखेंगे, अगर 7 है तो 7 उदासीन मिट्टी होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है तो क्षारीय मृदा, मतलब 8 से 14 ये क्षारीय मृदा, अल्केलाइन सॉइल हो गया। और 1 से 6 अगर पीएच मान है तो अम्लीय मिट्टी, एसिडिक सॉइल हो गया। ध्यान रखेंगे इसको। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। ध्यान रखेंगे कि लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकार की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि लाल और पीली मृदा जो है अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जैव पदार्थों की कमी होती है। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। ठीक है, इसका वर्गीकरण समूह 1 से 16 तक किया गया है। किस प्रकार की वनस्पतियां हैं, विभिन्न प्रकार के वन समूहों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं वो देखना है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा वन भारत में पाए जाते हैं तो वो हैं, देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कितना क्षेत्र में, तो 2,80,580 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, 2,80,580 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाया जाता है। और इसके बाद पाया जाता है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ठीक है, दूसरे स्थान पर उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन कितने क्षेत्र में, तो 1,33,187 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और कौन सा, 1 लाख, और फिर देखिए फिर 63,886 वर्ग किलोमीटर उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन कितने क्षेत्र में, तो 63,886 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तीसरे स्थान पर है। और फिर है देखिए 29,815 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कौन सा, तो हिमालयी समशीतोष्ण वन चौथे स्थान पर 29,815 वर्ग किलोमीटर में। नहीं 29,000 से पहले एक है, ये हो जाएगा चौथे स्थान पर। 31,000 उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती युक्त पर्वतीय वन है, 31,017 वर्ग किलोमीटर में। ध्यान रखेंगे इसको। सबसे ज़्यादा कहाँ क्या पाया जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है 2,80,580 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन कितने क्षेत्र में, तो 1,33,187 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट 63,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है, 63,886 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। इसको ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा क्या,
तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वन पाए जाते हैं। और उसके बाद तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं कुछ डिटेल्स। भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कितने क्षेत्र में? 2,80,580 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसको ध्यान रखेंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। ध्यान रखेंगे कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। किसकी? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो दार्जिलिंग में पाए जाते हैं। भारत में सिनकोना वृक्ष दार्जिलिंग में पाए जाते हैं। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है कत्था बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण कौन सा है? तो खेजड़ी या खेजरी। ठीक है, बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी या खेजरी है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1980 में पारित किया गया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1980 में पारित किया गया था वन संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागौन, टीक तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं सागौन तथा साल के वृक्ष। सागौन को टीक बोलते हैं। सागौन, टीक तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी टेम्परेचर जोन में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। ध्यान रखेंगे। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी टेम्परेचर जोन में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो लाठी बांस सर्वाधिक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं राजस्थान में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वृक्ष कहाँ? लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः राजस्थान में पाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 8वां स्थान प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर
वन क्षेत्रों में, वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 8वां स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजपत्र भोज वृक्ष वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय में पाया जाता है। भोजपत्र भुर्ज वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय में पाया जाता है। पलास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, पलास या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के वृक्ष को जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि पलास के वृक्ष को जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सागौन के वन पाए जाते हैं? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सागौन के वृक्ष वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये भी काफी बार पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष देवदार है। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष जो है देवदार है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जून 1981 को हुई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जून 1981 को, ये 1981 को, सॉरी 1 जून 1981 को, ठीक है, 1 जून 1981 को भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मैनग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो भारत में मैनग्रोव वनस्पति 4991.6868 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है विस्तृत। मैनग्रोव वन कितना? तो 4991.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये ISFR 2023 के अनुसार, वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 नया वाला है उसके अनुसार है, ठीक है। भारत में मैनग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्र में? तो 4991.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र के बारे में, ठीक है, भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र के बारे में देखेंगे। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, इसका विस्तार कहाँ है? तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का विस्तार कश्मीर से कुमायूं तक है, ठीक है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का विस्तार कश्मीर से कुमायूं तक है। और इसमें वनस्पति किस तरह के पाए जाते हैं ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में? तो शीतोष्ण कटिबंधीय भाग में क्या पाए जाते हैं? तो चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष, कोनिफर्स व चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष पाए जाते हैं। और अल्पाइन क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण ऊपरी सीमा में तो श्वेत देवदार और श्वेत भोज वृक्ष व सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। और पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र कहाँ तक विस्तार है इसका? तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र का विस्तार है सिक्किम से दार्जिलिंग तक। पूर्वी हिमालय क्षेत्र का विस्तार सिक्किम से दार्जिलिंग तक। और इसमें किस प्रकार के वनस्पति वितरण है? तो शीतोष्ण क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण क्षेत्र में ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फलों और सदाबहार वृक्ष एवं छोटी बेत के जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। और असम क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? तो असम क्षेत्र का विस्तार ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटी तक है। असम क्षेत्र का विस्तार ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटियों तक है। इसमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसमें सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांसों तथा लंबे घासों के झुरमुट हैं, ठीक है। ये असम क्षेत्र में कौन कौन सा? ये असम क्षेत्र ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियों के बीच पाई जाती है, विस्तार है इसका। इसमें सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांसों तथा लंबे घासों के झुरमुट हैं। और सिंधु का मैदानी क्षेत्र, तो सिंधु का मैदानी क्षेत्र ये कहाँ तक विस्तृत है? सिंधु का मैदानी क्षेत्र तो पंजाब,
पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान तक विस्तृत है। ठीक है, यह इसमें वनस्पति, यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है। ठीक है, यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है। इसमें कटीले वन व झाड़ियाँ मिलती हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें कटीले वन व झाड़ियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं गंगा का मैदानी क्षेत्र। ये कच्छारी मैदान है। गंगा का मैदानी क्षेत्र कच्छारी मैदान है। इसमें किस प्रकार के वनस्पति, तो गेहूं, चावल, गन्ने की खेती होती है यहाँ पे। ठीक है, गंगा का मैदानी क्षेत्र कच्छारी मैदान जो है, इसमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है। और दक्कन क्षेत्र, तो दक्कन क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है, तो भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि जो है दक्कन क्षेत्र में आता है। दक्कन क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि, इसमें किस तरह प्रकार की वनस्पति है, तो इसमें है पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह तरह के जंगली झाड़ियों के वन हैं। इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियों के वन हैं। और मालाबार क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र में ये कहाँ विस्तृत है, तो प्रायद्वीपीय तट है। ठीक है, मालाबार क्षेत्र में प्रायद्वीपीय तट हैं। और इसमें वनस्पति, तो घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबड़ और काजू आदि ये मालाबार क्षेत्र में ही होती है। प्रायद्वीपीय तट के पास, प्रायद्वीपीय जो तट हैं, मालाबार क्षेत्र जो पश्चिमी तट वाला एरिया है, तो वहाँ पे घने जंगलों के अतिरिक्त ये मालाबार क्षेत्र वाले में कौन से वनस्पति, तो घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबड़, काजू आदि यहाँ होते हैं। और अंडमान क्षेत्र, अंडमान क्षेत्र का, तो अंडमान क्षेत्र अंडमान द्वीप तक विस्तृत है। ठीक है, अंडमान द्वीप में अंडमान क्षेत्र, यहाँ पे कौन कौन से वनस्पति हैं, तो इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय व अपलावी जंगलों की अधिकता है। ध्यान रखेंगे इसको। और अब देखते हैं भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान के बारे में। भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान के बारे में देखते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। ये कहाँ पे है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है देहरादून उत्तराखंड में है। 1906 में स्थापित हुआ था। इंडियन ये इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1938 में बेंगलुरु में स्थापित हुआ था। ठीक है, बेंगलुरु में है। और इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1962 में कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। ठीक है, और हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1977 में शिमला में स्थापित हुआ था। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1977 में शिमला में स्थापित हुआ था। और उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान 1979 में तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित हुआ था। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 में भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ था। ठीक है, और एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 में जोधपुर राजस्थान में स्थापित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट 1988 में जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ था। ठीक है, और रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 में जोरहाट असम में स्थापित हुआ था। ठीक है, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 में जोरहाट असम में। और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग 1988 में कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थापित हुआ था। ठीक है, और सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन 1992 में
प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ था। और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी 1993 में रांची झारखंड में स्थापित हुआ था। और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1995 में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ था, ध्यान रखेंगे। और एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट 1997 में हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित हुआ था, ध्यान रखेंगे। और वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले वर्तमान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में की गई थी। ये जब शुरू हुआ था तो वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, अब चमोली जिला ये उत्तराखंड का क्षेत्र में है, ठीक है। तो वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में हुई थी, जो कि वर्तमान उत्तराखंड में है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के बारे में देखेंगे, ठीक है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के बारे में भारत के राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत में अभी, ठीक है। भारत में अभी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है। देखिए कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, इससे क्वेश्चन मैच करने के लिए पूछे जाते हैं कि किस राज्य में कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो इसको ध्यान से थोड़ा देखेंगे। देखिए लद्दाख में कौन सा, ये जब 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर दिया गया और इसको 2 यूटी बना दिया गया है। देखिए ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ये लद्दाख वाला एरिया है। तो लद्दाख में एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। और देखिए जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन? सिटी फॉरेस्ट सलीम अली इसको बोलते हैं, सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, दाचीगाम, किश्तवाड़ और काजीरंगा, ठीक है। कौन कौन सा? सिटी फॉरेस्ट सलीम अली इसको बोलते हैं, दाचीगाम, किश्तवाड़ और काजीनाग, ये काजीनाग है, काजीरंगा तो असम में है ना, काजीनाग है, ठीक है, काजीनाग ध्यान रखेंगे, काजीनाग। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, दाचीगाम, किश्तवाड़ और काजीनाग ये जम्मू कश्मीर में है राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ हरियाणा में देखिए, हरियाणा में ये हरियाणा वाला एरिया है, हरियाणा में कौन कौन सा है? तो 2 है राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर और सुल्तानपुर। सुल्तानपुर काफ़ी बार पूछा जाता है, सुल्तानपुर कहाँ में है? तो हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, सुल्तानपुर। और राजस्थान में कौन कौन सा है? तो राजस्थान में 5 है, मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट और केवलादेव घाना, रणथंभौर और सरिस्का। राजस्थान में कौन कौन? तो मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट, केवलादेव घाना, रणथंभौर और सरिस्का। और देखिए यहाँ गुजरात में कौन कौन सा है? तो गुजरात में है बंसदा, ब्लैक बक, गिर, मरीन, कच्छ की खाड़ी में मरीन, ठीक है, ये सब राष्ट्रीय उद्यान है। 4 राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में भी, वंसदा, ब्लैक बक, गिर, मरीन, कच्छ की खाड़ी में है मरीन। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन सा है? तो महाराष्ट्र में है चांदोली, पेंच जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एरिया, दोनों एरिया में पड़ता है पेंच, ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों वाले एरिया में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा है? 6 है, चंदोली, पेंच, गुगामल, ताडोबी अंधेरी, ठीक है, ताडोबी अंधारी, नवेगांव नागजीरा और संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। और गोवा में कौन सा है? तो गोवा में एक ही है, महावीर या मोल्लेम बोलते हैं। गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, महावीर या मोल्लेम ये राष्ट्रीय उद्यान, महावीर या मोल्लेम गोवा में है। और कर्नाटक में कौन कौन सा है? तो कर्नाटक में है अंसी, बांदीपुर, काफ़ी बार पूछा जाता है, अंसी,
बांदीपुर, बनेरघट्टा, ये बनेरघट्टा तो काफ़ी बार पूछा जाता है, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, ये सब कहाँ है? तो ये है कर्नाटक वाले एरिया में। ठीक है, कर्नाटक में 5 है, अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल। और केरल में देखिए, केरल में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो अडाईमुडी है, इराविकुलम है, मथिकेतन 16 है, मथिकेतन 16, पराम्बीकुलम 16, पेरियार और साइलेंट वैली शांत घाटी। तो साइलेंट वैली काफ़ी बार पूछा जाता है, साइलेंट वैली कहाँ है? तो ये केरल में ही है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार भी है, पराम्बीकुलम 16 भी है, मथिकेतन 16 भी है और अनाईमुडी और इराविकुलम भी है। ध्यान रखेंगे इसको। ये विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधों के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन है कि विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधों के जीनों को संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। विलुप्त हो रहे जीवों और पेड़ पौधों के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। और देखते हैं अभी राष्ट्रीय उद्यान जो अभी बचे हुए हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? तो हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन? तो बृहद हिमालय, इंदर किला, खीर गंगा, पीन घाटी, सिम्बाल बारा। ठीक है, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में देखते हैं, तो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जिम कॉर्बेट, इसको रामगंगा बोलते हैं, जिम कॉर्बेट रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, ये सब उत्तराखंड में है। बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सी? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि में है। ध्यान रखेंगे, ये बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बिहार में। और सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, सिक्किम में भी एक है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और मेघालय में देखिए, तो मेघालय में कौन कौन सा है? तो बालाफक्रम और नोकरेक रिज। ठीक है, नोकरेक काफ़ी बार पूछा जाता है, नोकरेक कहाँ है? तो मेघालय में। ठीक है, नोकरेक रिज ये मेघालय में, और बालाफक्रम ऐसे भी पूछ दिया जाता है, बालाफक्रम और नोकरेक ये मेघालय में है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में 2 है, माउलिंग और नामदफा। पूछा जाता है कई बार, माउलिंग और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। और असम में कौन कौन सा है? तो असम में देखिए, डिब्रू सैखोवा, ये असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है। डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, रायमोना, नमेरी, देहिंग, ओरांग। ठीक है, पटकोई भी बोलते हैं, ओरांग या पटकोई। ध्यान रखेंगे इसको। कौन कौन सा? तो डिब्रू सैखोवा, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, रायमोना, नमेरी, देहिंग पटकोई है ये। ठीक है, देहिंग पटकोई, और ये ओरांग। ठीक है, देखिए, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग, छठा है रायमोना, और 7वां है देहिंग पटकोई। नागालैंड में कौन सा? तो इंटांकी पाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान, नागालैंड में इंटांकी। और मणिपुर में 2 है, केबुल लामजाओ और सिरोही। केबुल लामजाओ काफ़ी बार पूछा जाता है, कहाँ? तो केबुल लामजाओ मणिपुर में है, और सिरोही भी है। और मिजोरम में 2 है, तो मिजोरम में मुरलेन, फवांगपुई, ब्लू माउंटेन। ठीक है, मिजोरम में कौन सा? तो मुरलेन और फवांगपुई ब्लू माउंटेन। ध्यान रखेंगे। और पश्चिम बंगाल में देखते हैं, तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में देखिए, बुक्सा, काफ़ी बार पूछा जाता है, बुक्सा, गोरुमारा,
नुआरा वैली, सिंगलीला और सुंदरवन। सुंदरवन काफी बार पूछा जाता है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन और जल्दापारा और बुक्सा, ये काफी बार पूछा जाता है। बुक्सा कहाँ? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन भी और जल्दापारा। नेओरा वैली, गोरुमारा और सिंगलीला, ये भी पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं। और अंडमान निकोबार में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखिए कौन कौन सा है। तो कैंपबेल बे, गालाथिया बे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन और सैडल पीक। 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन सा? तो कैंपबेल बे, गालाथिया बे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन और सैडल पीक। और देखिए उड़ीसा में कौन कौन सा है। तो उड़ीसा में इससे मैच करने के लिए काफ़ी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेंगे। देखिए उड़ीसा में कौन कौन सा है। तो भीतरकनिका और सिमलीपाल है। भीतरकनिका और सिमलीपाल काफ़ी बार पूछा जाता है। कहाँ पे है? तो सिमलीपाल और भीतरकनिका ये उड़ीसा में है। और छत्तीसगढ़ में 3 है। तो इंद्रावती, कुटरू, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा? तो इंद्रावती, कुटरू, ये कांगेर घाटी और गुरु घासीदास संजय, ठीक है। गुरु घासीदास ये भी पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और तेलंगाना में कौन कौन पाया जाता है? तो तेलंगाना में 3 है। तो कायसु ब्रह्मानंद रेड्डी और महावीर हरीना वनस्थली और मुरुगावनी, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा। तो पापीकोंडा, आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, राजीव गांधी, रामेश्वरम और श्री वेंकटेश्वर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और तमिलनाडु में कौन कौन सा है। तो तमिलनाडु में है, देखिए 5 है। गुइंडी, मन्नार की खाड़ी मरीन, ये तमिलनाडु वाले एरिया में ही है पड़ता। मन्नार की खाड़ी मरीन ये तमिलनाडु। और ये राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी मरीन ये तमिलनाडु एरिया। और इंदिरा गांधी अन्नामलाई और मुदुमलाई और मुकुर्थी काफ़ी बार पूछा जाता है। मन्नार की खाड़ी भी पूछा जाता है। तो गुइंडी, मन्नार की खाड़ी मरीन, इंदिरा गांधी अन्नामलाई, ये मुदुमलाई और मुकुर्थी, ये सब कहाँ? तो तमिलनाडु में। और एक और बचा है इधर उत्तर प्रदेश में, एक ही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और इधर देखिए मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में ही राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा कौन कौन सा? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी बार पूछा जाता है। बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा, माधव, पेंच या इंदिरा प्रियदर्शनी, इसको बोलते हैं पेंच जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एरिया में पड़ता है, ठीक है। पेंच दोनों राज्यों में पड़ता है पेंच, ध्यान रखेंगे। डायनासोर, ठीक है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और 1 2 3 4 5, देखिए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर और कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये सब पड़ता है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। देखिए एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कौन कौन है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच या इंदिरा प्रियदर्शनी बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान, फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और झारखंड में भी एक है, झारखंड में है बेतला, ध्यान रखेंगे। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी पूछा जाता है कि झारखंड में बेतला एक है। और बिहार में भी एक है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखेंगे।
कुल टोटल अभी भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान बोटैनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है, ध्यान रखेंगे इसको। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ है? तो कोलकाता में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और जीवाश्म फॉसिल नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ? मंडला मध्य प्रदेश में। जीवाश्म या फॉसिल नेशनल पार्क अवस्थित है मंडला मध्य प्रदेश में। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बारहसिंघा के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है, बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1983 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। किस वर्ष स्थापित किया गया था बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान? तो 1974 में स्थापित किया गया था, ध्यान रखेंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान काफी बार पूछा जाता है, कहाँ है? कर्नाटक में 1974 में स्थापित किया गया था। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में ही है, का परिवर्तित नाम क्या है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है, इसका परिवर्तित नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, इसका परिवर्तित नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। और नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो मेघालय में है। ठीक है, काफी बार पूछा जाता है कि नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो मेघालय में स्थित है। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नाम अब रामगंगा किया गया है। ठीक है, रामगंगा भी इसको बोलते हैं, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यही है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसको अब रामगंगा भी बोलते हैं, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। रणथंभौर वन्य जीव विहार किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि और भी सब्जेक्ट का इस तरह का उपयोगी वीडियो आप लोग के लिए आ जा सके। और इसको देख लीजिएगा और इसको कंप्लीट किया जाएगा सारे सब्जेक्ट को। धीरे धीरे पार्ट वाइज ही आएगा, जो कि प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।